वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में टाइप्स ऑफ कॉमर्स। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉमर्स में ट्रेड को कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर ये एड्स टू ट्रेड होता क्या है? The activities which helps in smooth flow of trade are known as aids to trade। देखिए वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक ट्रेड को करने में, ट्रेड को सही ढंग से करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग एड्स टू ट्रेड कहते हैं। इसका सिंपली एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्शन हुआ तो उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए होगा, तो जहाँ वो सामान को, प्रोडक्शन को, हम लोग प्रोडक्ट को रख रहे हैं। सेकेंड, जब प्रोडक्शन हुआ है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी ज़रूरत होगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके रिस्क से बचाने के लिए इंश्योरेंस का भी ज़रूरत होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? एड्स की ज़रूरत होगी, एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत होगी। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर ही बनता है एड्स टू ट्रेड, और यही हम क्या करता है, हमारा जो ट्रेड है उसको स्मूथली ढंग से चलाता है। दीज एक्टिविटीज़ मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजी। अब जब कंज्यूमर किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर रहेंगे, इजी ट्रांसपोर्ट रहेगा, तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ईजिली कंज्यूमर के पास तक पहुंचेगा और ट्रेड जो है वो ईजी हो जाएगा। These activities are known as service and together constitute service sector और tertiary sector of commerce। इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे कि सर्विसेज, और ये भी कह सकते हैं हम लोग इसको सर्विस सेक्टर या टर्टियरी सेक्टर ऑफ कॉमर्स। These helps in removing various hindrance of trade which arise in production and distribution of goods। हाँ, क्या होता है ना कि एड्स टू ट्रेड की वजह से ही एक प्रोडक्शन में बहुत सारे जो हिंड्रेंसेस होते हैं वो सारे दूर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इन कॉमन टाइप का जो एड्स टू ट्रेड होता है वो क्या क्या होता है हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसा कि हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे जो चाय है, टी, वो कहाँ होता है हम लोग का? या तो असम में होता है या दार्जिलिंग में होता है। ठीक है, लेकिन उसको हमारे पास तक आता कैसे है? तो ट्रांसपोर्ट की मदद से आता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में तो हम लोग चाय पीते हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आसाम और दार्जिलिंग के लोग ही चाय पीते हैं। तो ड्यू टू ट्रांसपोर्ट वो हमारे तक ईज़िली मिल जाता है और ईज़िली हमें किसी भी शॉप में वो अवेलेबल मिल जाता है। तो इस तरह जो हिंड्रेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये इस चीज़ को, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो गया, इस चीज़ को दूर कौन करता है? एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट की वजह से ही जो गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह आती जाती हैं। The production of goods take place at one place, whereas there are demanded in different parts of the country। अब सामान का जो उपज है या प्रोडक्शन है या कोई भी चीज़ बन रहा है वो तो किसी एक ही जगह में बनेगा ना, लेकिन उसका डिमांड तो ऑल ओवर कंट्री में होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके पहुंचा देता है। The obstacle of place is removed by the transport। For example, tea is produced in Assam and Darjeeling but is consumed in all the part of the country। This made only possible because of transportation। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही सामान का एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना आज के टाइम पे इजी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब कम्युनिकेशन भी लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कैसे है? Along with transport, communication is also an important service। ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत important सर्विस है। कैसे है? Communication helps in exchange of information between producer, consumer and traders। बिना कम्युनिकेशन के ट्रेड हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो आखिर ट्रेडर्स को बताएगा ना कि
ये वाला सामान या ये प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है, फिर वो कितने प्राइस पे उसको देगा। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन की वजह से ही ना हो पाएंगी। बातें होंगी तब तो वो जाके सामान को ख़रीद के लाएगा और फिर उससे होलसेलर ख़रीद के लाएगा और फिर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर लेके आया, फिर होलसेलर से कौन लेके आएगा, रिटेलर, और फिर वो कंज्यूमर को देगा। तो ये सारी चीज़ें ईजी किसकी वजह से होती हैं, कम्युनिकेशन की वजह से। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विस आर पोस्टल सर्विस, टेलीफोन सर्विस, फैक्स, इंटरनेट इज ETC। आज लोग ज़रूरी नहीं कि आमने सामने बैठ के ही बात करें, कम्युनिकेट करें, नहीं, फ़ोन पे भी करते हैं। फैक्स, पहले ज़माने में फैक्स ज़्यादा था, अब तो फैक्स का ज़माना हट गया। अब क्या है कि इंटरनेट से व्हाट्सअप है और भी कई सारे ऐप्स हैं, उनकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट एक दूसरे से कर लेते हैं। तो जो कम्युनिकेशन का दिक्कत है, हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बोले कि नहीं, मैं एक प्रोडक्ट 100 ही रुपये में बेचूँगा, 100 ही रुपये में दूंगा, किसको भाई, होलसेलर को। लेकिन होलसेलर उसके लिए राज़ी ना हो, होलसेलर बोले कि नहीं, मैं तो 90 रुपीज़ ही दूंगा। तो इस तरीके से अगर कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं रहेगा तो वो लोग बात कैसे करेंगे। तो इसलिए जब वो कम्युनिकेट करते हैं, हो सकता है दोनों के बीच की बात 95 में डील डन हो जाए। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, तो कम्युनिकेशन की वजह से। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसमें। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग और फाइनेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। एक एज अ बिजनेस पर्पस बिना बैंकिंग और फाइनेंस के कोई भी काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे पास इतना कैपिटल हो कि मैं अपना प्रोडक्शन अकेले कर सकूं, या जो होलसेलर है उसके पास इतना कैपिटल हो कि वो सब माल को ख़रीद सके। तो इस टाइम में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है या जो होलसेलर है वो बैंक से लोन ले सकता है, लोन की फैसिलिटी मिलती है उन्हें, और अपना प्रोडक्शन या होलसेलर जो है वो सामान को ख़रीद सकता है और उसे फिर रिटेलर को बेच सकता है। ठीक है। सेकंड, कई बार ऐसा होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करा दिए जाते हैं, तो इनका डिस्काउंट कहाँ होगा, या कोई पार्टी जो है वो पैसा देने की जगह चेक दे दिया, तो उसको हम लोग कहाँ से डिस्काउंट कराएंगे। जाहिर से बात है, बैंकिंग सेगमेंट से ही उसको ना हम कैश में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए बैंकिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन ETC टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का स्मूथ फ्लो के लिए क्या प्रोवाइड करती है बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटी या लोन। बैंक्स हेल्प्स द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स का जो प्रॉब्लम होता है बिजनेसमैन के पास, इसको कम करता है। कौन करता है, तो बैंक। अलॉन्ग विथ प्रोविजन ऑफ फंड्स द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड many other facilities such as collection या डिपॉजिट ऑफ चेक्स। देखिए यहाँ पे मैं कॉमा छोड़ दी हूँ। इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ETC। चेक वगैरह सबका डिस्काउंट हमारा कमर्शियल बैंक से ही हो जाएगा। द बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिलती है, यानी कि बिना लोन की तरह नहीं होता ये। आपका एक निश्चित अमाउंट रहता है फिक्स कि इतना अमाउंट आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, चाहे आपको उतना जमा हो या ना हो, और बीच में एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको वो पैसे दोबारा जमा करने होते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो बिजनेसमैन का काम है वो स्मूथली ढंग से हो जाता है। कैश क्रेडिट लिमिटेड अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन कैश और फॉरेन ट्रेड। अब सिंपल सा बात है, ट्रेड जो है वो तो हम लोग पढ़े, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो जब एक्सटर्नल ट्रेड होगा तो उस टाइम पे हम लोग को तो फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे, कैश में। तो वो कौन करेगा, हम लोग को बैंकिंग सेगमेंट जो है वही उस चीज़ को कंप्लीट करेगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है वो हमारा, इंश्योरेंस बहुत मेन रोल, मतलब कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंश्योरेंस भी निभाता है। कैसे निभाता है, तो एक बिजनेसमैन जो है वो बहुत तरीके का रिस्क बेयर करता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट है वो उसके रिस्क बेयर करने के बदले में ही मिलती है। ठीक है। तो उस रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है मैंने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया है और आग लग गया, अब मेरा तो सब प्रोडक्ट जो है जल गया, हमको तो भारी लॉस हो गया।
या बारिश की वजह से हो गया, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो एक इंश्योरेंस होता है ना, वो इन सबको कवर कर लेता है। क्या करता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आग लग गया और मेरा जो प्रोडक्ट है वो जल गया, तो इस टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके बदले में हमें एक अमाउंट देगी, पे करेगी, और जिससे कि मेरा जो लॉस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। Businessmen have to bear various types of risk. Insurance provide protection from some kinds of risk such as risk of loss due to fire, theft, accident, etc. इन सब की वजह से जो भी लॉस होता है इसको कवर कर देता है इंश्योरेंस। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वाइल वर्किंग। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस जो है वो बिजनेसमैन को क्या करता है कि उसके एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर उसके एम्प्लॉयज़ को कोई भी तरीके की किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा वाइल वर्किंग, तो या एक्सीडेंट में कुछ होगा, तो उसका सारा हर्जाना कौन पे करेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी करेगा। तो इससे क्या होगा कि बिजनेसमैन का बहुत सारा बर्डन कम हो जाता है। बिजनेसमैन हैव टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम and in return they get compensation for loss from the insurance company। सिंपल सी बात है, एक नॉमिनल अमाउंट होता है प्रीमियम के रूप में, वो इंश्योरेंस कंपनी को देती है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बदले में उन्हें क्या करती है, उसका सारे लॉसेस को कवर करती है, कंपनसेट करती है। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको इंश्योरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब सिंपल सा बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बिज़नेस है वो है रेनकोट बनाने का। तो क्या रेनकोट ऑल ओवर जो ईयर होता है उसमें बिकेगा? नहीं, क्योंकि रेनकोट लोग तभी ख़रीदते हैं जब बारिश होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में प्रोडक्शन तो मेरा चल रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि जब बारिश होने लगी तो एक ही बार में बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा। नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन कहीं होगा, फिर उसको होलसेलर तक हर एक एरिया में पहुंचाना भी तो पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए क्या है वेयर हाउसिंग। क्या है कि मेरा साल भर जो प्रोडक्शन है रेनकोट का वो होता रहेगा, रेनकोट का प्रोडक्शन होता रहेगा, और वो रखाया कहाँ जाएगा? वेयर हाउस में। वेयर हाउस में रखाएगा, और जब वैसा सीजन आने लगेगा तब उसे मैं वेयर हाउस से निकालूंगी। तो इससे क्या हुआ कि किसी भी सामान को रखने में ये काम आता है। और सबसे अच्छा बात है कि अब तो क्या होता है कि हर टाइप के सामान के लिए उस टाइप का वेयर हाउस होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा जो चावल है या गेहूँ है, ये तो किसी एक ही सीज़न में होता है, लेकिन उसे खाते तो हम लोग पूरे साल भर है ना। तो उन सब चीज़ों को ऐसी जगह में रखा जाता है जहाँ उनको में कीड़े ना लगे। ठीक है, और उसी की तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैंने दिया था रेनकोट का, तो मैं रेनकोट ऐसी जगह रखूँगी ना कि जहाँ पे उसमें आग वाग ना लगे, या ऐसे इन सब चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगी, ना कि कीड़े से प्रोटेक्ट करूँगी उसे। और चावल गेहूँ जो है, आग तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्हें और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? चावल गेहूँ की उसमें कीड़े ना लग जाएँ, वो गंदा ना हो जाए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि वेयर हाउस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। यूजुअली देयर इज़ ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड। गुड्स जो है वो ऐसा थोड़ी है कि अभी तुरंत प्रोडक्ट बना है और तुरंत कंज्यूम हो गया ना। For example, wheat, rice, etc. are produced in a particular season only, but these are consumed throughout the year. So these are to be stored. Specially arrangement has to made to store the goods to prevent the loss and to keep them fresh। उन सबको फ्रेश रखने के लिए और लॉस से बचने के लिए उनको वेयर हाउस में रख दिया जाता है। वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ गुड्स। वेयर हाउस ऐसे ही बनाए जाते हैं किसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो गुड्स का नेचर है उस हिसाब से। ठीक है, वेयर हाउस फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वेन एवर रिक्वायर। अब वेयर हाउस से क्या होता है कि आपको जब भी प्रोडक्ट का ज़रूरत होगा वो तब आपको अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वो तो वेयर हाउस में रखा हुआ है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग। ये तो बहुत मेन सेगमेंट है। क्यों सेगमेंट मेन है? जैसे कि मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में भी समझाया था कि जब तक लिए आपको एडवर्टाइजमेंट से पता नहीं, कंज्यूमर जब तक ये अवेयर नहीं होता ना किसी चीज़ के बारे में, तब तक ये उसको ख़रीदता नहीं है। आज मैं किसी शॉप पे जाती हूँ और शॉपकीपर बोलेगा कि ये वाला नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, एकदम नया है,
तो ठीक है, मैं मान लूँगी कि ठीक नया है, लेकिन अगर वो उसको बोलेगा इतना अच्छा है, ऐसे है वैसे है, क्या मैं मानूँगी? नहीं, मैं बोलूँगी छोड़ो उसको, जो मेरा पुराना प्रोडक्ट है वही दो, मुझे नए प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं टीवी पे देखूँगी या आजकल इंटरनेट पे देखूँगी या पेपर में देखूँगी, अरे नया प्रोडक्ट निकला, उसमें इतना 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 ये चीज़ अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं क्या करूँगी, तुरंत जाऊँगी और उसको ख़रीद के लेकर आऊँगी। उसमें फिर शॉपकीपर को जो है नहीं समझाना पड़ेगा, शॉपकीपर हमको नहीं समझाएगा, मैं जाके उस चीज़ का डिमांड करूँगी। तो किसी भी नया प्रोडक्ट के बारे में या किसी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस के बारे में लोगों को अवेयर कराना है, एक कंज्यूमर को अवेयर कराने का मेन ड्यूटी कौन निभाता है भाई? तो एडवर्टीज़मेंट निभाता है। बिना एडवर्टाइजमेंट के किसी भी सामान का बिकना बहुत हद तक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है। बिना अवेयर के कोई भी कंज्यूमर कुछ सामान नहीं खरीदता है, सिंपल सा लॉजिक है। और आज के ज़माने में तो सिंपल सा लॉजिक और यही है, जो दिखता है वही बिकता है, जो अच्छा रहेगा वही बिकेगा, जो देखने में भी अच्छा हो, जिसमें क्वालिटीज़ हो। क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है वो अपने पैसे का वर्थ चाहता है, मतलब चाहता है कि जो पैसा उसके यूज़ हो रहे हो वो सही जगह हो, गलत जगह ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। Practically, it is impossible for a manufacturer and trader to contact each and every customer। क्या ये पॉसिबल है कि जो एक मैन्युफैक्चरर है वो हर कस्टमर के पास ठोक बजा के बोले, सुनिए ना, नया प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, आप खरीदिएगा, मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप खरीदिएगा ना, इट्स इम्पॉसिबल। एडवर्टीजमेंट हेल्प्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब जाहिर सी बात है, वो एडवर्टाइजमेंट कर दिया, अब हर कोई पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है या नेट पे देख रहा है, सब देख रहा है उसको चीज़ का एडवर्टीजमेंट। गुड्स आर एडवर्टाइज्ड टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट देयर यूजेज, क्वालिटी एंड प्राइस। मतलब कितने पैसे का, कितने प्राइस में है, उसमें क्वालिटी क्या है और उसको यूज़ कैसे करना है। आजकल एडवर्टीज़मेंट में सब बताता है कि ऐसे यूज़ करना है, ये चीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ होगी। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग न्यू गुड्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, न्यू गुड्स के बारे में एक तो कस्टमर को, जो कंज्यूमर्स हैं उनको अवेयर भी करता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी अवेयर करता है, या किसी पुराने गुड्स में कुछ चेंजेस हुआ है तो उसके बारे में भी अवेयर करता है। एडवर्टीज़मेंट डायरेक्टली प्रमोट्स द सेल ऑफ गुड्स। इसलिए एडवर्टीज़मेंट ही सिर्फ जो प्रमोट करता है किसको? गुड्स के सेल को। इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ सेल्स, प्रमोट्स एंड इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ कस्टमर्स। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है ना, उसके नॉलेज इम्प्रूव होती है, बहुत हद तक नॉलेज इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडवर्टीज़मेंट क्यों ज़रूरी है, एक ट्रेडर की नज़र से या एक मैन्युफैक्चरर की नज़र से। ठीक है, सो थैंक यू। इससे पिछली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में, उसमें टोटल 6 वीडियोस बनी है, तो मैं उसकी सब के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो आप लोग को ईज़िली मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.